ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, ये शायद हो गया था मेरे साथ, नहीं हुआ ये भी था? हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था। हो गया था ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके बाद आती है सेशन लेयर। हम्म, देखो, जो सेशन लेयर है उसका काम है हमारे पास सेशंस क्रिएट करना। देखो, नॉर्मली क्या है कि हमारे पास, देखो सेशन लेयर का काम है एस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट द सेशंस। देखो, सेशन होता क्या हम्म, है बेसिकली। देखो, सेशन का एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप एटीएम में गए और वहां से आप पैसा निकालना चाहते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप देखो कार्ड स्वैप करते हो आप, सबसे पहले। हम्म, तो जैसे आप कार्ड स्वैप करते हो, तो जो आपका कार्ड है उसमें जो नंबर लिखा होता है, उसके पीछे क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, वो रीड करेगा उस कार्ड को, और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसके अंदर जो नंबर लिखा है, ठीक है, वो कार्ड का आईडी नंबर है, ठीक है? हम्म, अब क्या होता है कि जब आप स्वैप करते हैं कार्ड को, तो उससे रिलेटेड आपका जो कार्ड है, वो कार्ड का नंबर पता लग जाता है कि भाई ये कार्ड का नंबर क्या है और ये किस बैंक से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपकी रिक्वेस्ट जो जाती है वो सीधा जाती है सर्वर पे। जो बैंक का सर्वर होता है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब वहां पे वो देखो, सबसे पहले आपसे मांगेगा पिन नंबर, ठीक है? पिन नंबर होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जैसे आप पिन नंबर हम्म, वेरीफाई कर देते हो, तो वो ऑथेंटिकेट करता है आपको, यानी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है सर्वर से। तो सर्वर के अंदर भी स्टोर होता है आपका यूजर नेम पासवर्ड, तो वहां से मैच करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे ही ऑथेंटिकेट होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि जब ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सेशंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना? अब वो ठीक है। सेशन जो है, वो सेशन जो है वो एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट तक वो डिफाइन किया गया है कि भाई अगर मैंने 10 सेकंड या 20 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो वो क्या करेगा, आपको बाहर फेंक देगा। कहने का मतलब है कि उस समय आपकी जो स्क्रीन है, अगर आप कुछ नहीं करते हो, तो थोड़ी देर बाद क्या है, बीप हम्म, करना स्टार्ट कर देगा। वो बीप ओके। करना स्टार्ट कर देगा और वो आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू टेक मोर टाइम? अगर आपने कुछ नहीं बटन दबाया, तो वो आपको बाहर फेंक देगा, यानी कि आपका सेशन हम्म, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है? यस, फिर दोबारा से आपको कार्ड लगाना पड़ेगा और दोबारा से पिन एंड नंबर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? यस, तो क्या होता है कि सेशन, एक सेशन इज एन इवेंट फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। देखो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इवेंट है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। देखो, सेशंस के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सर्विस रिक्वेस्ट का जाना और सर्विस रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट करना। देखो, तो होता क्या है कि जब भी सेशन बनता है, तो सर्विस रिक्वेस्ट जाती है हमारी। सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती है, जाती है। हमारा जो सिस्टम है, हम क्लाइंट, देखो क्लाइंट क्या करता है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, ठीक है ना? किसके लिए? हम्म, सेशन इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट गई किसी भी चीज के लिए, ठीक है? और यहाँ से क्या है, रेस्पॉन्स आया। तो अगर ये सेशन, देखो क्या है कि यहाँ पे अगर सर्विस रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, तो सेशन क्रिएट नहीं होगा, यस, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी सेशन क्रिएट होता है, तो क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है कि भाई आप क्या है, मुझे ऑथेंटिकेट करो और मैं क्या करूंगा, आपको इसके रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स दूंगा। तो जैसे आप अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज या सर्विस के लिए, और वहां से क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है। अब ऑथेंटिकेट होने के रिस्पॉन्स, बाद वो रेस्पॉन्स आएगा और इन दोनों के बीच में एक सेशंस बन जाएगा। इस सेशन के बीच आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर इस ओके, बीच आपने डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, तो ये सेशन डिस्क्लोज हो जाएगा, सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर दोबारा से आपको सेशन बनाना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए कुछ। इसका दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप क्या करते हो, लॉगिन डालते हो वहाँ पे पहले, फिर यहाँ पासवर्ड डालते हो। लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, अब आपने क्या है कि अपने बैंकिंग साइट पे लॉगिन कर लिया। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है? तो जब मान के चलते हैं, आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो किस
सामान कुछ पे कर रहे हो आप, तो आपको पेमेंट गेटवे तक ले जाएगा वो, ठीक है। पेमेंट गेटवे में आप अपनी डिटेल डालोगे सारी, और उस बीच क्या होगा, ये देखो ये पेमेंट गेटवे का सर्वर है और मेरी रिक्वेस्ट क्या है, जा रही है यहाँ पे पेड करने के लिए, किसी चीज को पेमेंट को यहाँ पे पेड करने के लिए रिक्वेस्ट जा रही है। तो इसी बीच क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, एक सेशन क्रिएट होएगा। यहाँ से देखो आपका जो कार्ड नंबर है, आपका जो बैंक है, ये देखो ये आपका जो बैंक है और ये इसका पेमेंट गेटवे है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक सेशन क्रिएट होगा ट्रांजेक्शन के लिए। अगर इस बीच आप रिफ्रेश बटन दबा देते हो या बैक बटन दबा देते हो या ब्राउजर को क्लोज कर देते हो, तो आपका ये सेशन इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस सेशन का एक टाइम लिमिट होता है, अगर उस टाइम लिमिट के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। टर्मिनेट। वही आपने कहा कि एक ये पेज यहीं पे क्या हो गया, स्टक हो गया, आप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, पेमेंट वहां डिक्लाइन हो चुका है। एक 5 या 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। एक लिमिट बनी हुई है यहाँ पे सेशन की, ठीक है। अगर ये सेशन बन गया तो ठीक है, नहीं तो डिक्लाइन कर जाएगा, आपको बाहर फेंक देगा ये, ठीक है। तो इसमें ठीक क्या है। है, कुछ सर्विसेज हैं जो काम करती है बैकग्राउंड में। जैसे एक देखो सबसे पॉपुलर सर्विस है आरपीसी सर्विस, आरपीसी। रिमोट प्रोसीजर कॉल कहते हैं इसको, इसे कहते हैं यस। रिमोट प्रोसीजर कॉल। देखो मोस्ट ऑफ द जो विंडोज एप्लीकेशन है वो आरपीसी पे काम करते हैं, ठीक है ना। आरपीसी सर्विस क्या करती है, हमारी सर्विस रिक्वेस्ट को सर्वर पे सबमिट कराती है और यहाँ से फिर रेस्पॉन्स आता है और क्लाइंट सर्वर के बीच में एक सेशन बन जाता है। इस सेशन के बीच में आप क्या है, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेशन क्या होता है, कुछ समय बाद टर्मिनेट हो जाता है अपने आप। एक सेशन आईडी क्रिएट होती है, इस सेशन आईडी के बीच में आप कम्युनिकेशन करते हो। देखो क्या होता है कि जितने भी तरह के जो सिस्टम्स हैं, अगर हम सेशन को हाईजैक कर ले, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट को हैक कर सकते हो। यस। तो जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस सेशन को, ये इन दोनों के बीच में जो सेशन बना है इसकी सेशन आईडी चुरा लेता है। इन दोनों के बीच में एक सेशन आईडी बनेगी, ये क्या करेगा हैकर, इसकी सेशन आईडी चुरा लेगा, ठीक है। ओके। और उस सेशन आईडी के थ्रू इस सर्वर तक पहुंच जाएगा, तो ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। इस तरह के अटैक को कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक या MITM अटैक। यस। ओके। ये सब किस वजह से है, सेशन प्रोटोकॉल को वेनरेबलेट कर देते हैं, यानी कि सेशन प्रोटोकॉल जैसे आरपीसी है इसको मॉडिफाई कर देगा और इसकी ओके। सेशन आईडी चुरा लेगा। तो कोई भी जो सेशंस बन रहा है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर दे रहा है, जिससे कि वो एक्सप्लॉइट हो जाए, ठीक है ना। ठीक है। तो देखो इसका देखो मेन काम, सेशन का मेन काम क्या है, सेशन का मेन काम है कोऑर्डिनेट द सर्विस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स बिटवीन द डिफरेंट होस्ट फॉर एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास क्या हो रही है, कोई ना कोई एप्लीकेशन, जैसे आप काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे कर रहे हो टेलनेट के थ्रू काम कर रहे हो। अब ये हमारा सर्वर है, तो मैं टेलनेट मारूंगा अपने सर्वर को, ये मेरा जी। सर्वर है, ठीक है। जैसे मैंने टेलनेट मारा, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक सेशन बन गया, सेशन। ऑथेंटिकेट होने के बाद सेशन बन गया, ठीक है। अब इस सेशन के बीच में मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि ये देखो सर्विस रिक्वेस्ट गई मेरी और यहाँ से क्या है, रेस्पॉन्स आया। रिस्पांस। अब क्या है, जो होस्ट है और एप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन गया। ये एप्लीकेशन है और ये होस्ट हो गया आपका, इन होस्ट। दोनों के बीच में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन बन गया। यहाँ पे बीच में क्या बन गया, एक सेशन बन गया, ठीक राइट। है ना। अब आप काम कर रहे हो, आप काम कर सकते हो, लेकिन अब क्या होगा, अगर आप यहाँ कुछ काम नहीं कर रहे हो, इनएक्टिव है, तो सिक्योरिटी रीजन से सेशन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होने की वजह से तो तोड़ दिया इनएक्टिव। जाएगा। फिर आपको दोबारा ओके। लॉग इन करना पड़ेगा। आप बैंकिंग साइट पे जाते हो ना, अगर आप कुछ काम नहीं करते हो तो लॉग आउट कर देता है, लॉग आउट कर देते हैं। यस। क्योंकि सेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन का एक राइट। मीडियम है, अगर सेशन आपका नहीं बनेगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक
हम कई बार देखते हैं ना कि जब हम जैसे वेबसाइट खोलते हैं कोई भी, अमेज़न लगा लो, तो हम मल्टीपल टैब्स में कई बार खोल लेते हैं चीज़ें। तो वो हमारी सेशन आईडी प्रिजर्व हो रही होती है उस टाइम पे, या फिर हाँ, हर कनेक्शन अलग सेशन आईडी जनरेट करता है? देखो क्या होता है कि जैसे आप टैब पे खोलते हो ना, तो आपने लॉगिन ऑलरेडी कर दिया है, जी, तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा और दूसरे वाले में खुल जाएगा वो। यानी कि वो जी। सेम सेम सेशन यूज हो रहा है वहाँ पे। सेम सेशन, यस, यस। ठीक ओके। है, वहाँ पे ऑथेंटिकेट तो ऑलरेडी हो आप, हुँ। तो फिर आपसे यूजर ने हाँ, पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो वहीं पे खोल नहीं लेगा आपका। माँगेगा। क्योंकि ये ओके, क्या है, ये मल्टी सेशन को अलाउ करते हैं। कुछ एप्लीकेशन है यस, जिसमें मल्टी सेशन अलाउ होता है, लेकिन कुछ यस, ऐसी इनबिल्ट, एप्लीकेशन हो यस। जिसमें मल्टी सेशन अलाउ नहीं होता। जैसे नहीं आपकी होता, ओके। बैंकिंग एप्लीकेशन, बैंकिंग में आप मल्टी सेशन नहीं कर सकते। अगर आप यस। एक जगह पे लॉगिन कर रहे हो और दूसरी जगह पे भी लॉगिन करोगे, तो एक जगह से वो मना कर देगा कि ऑलरेडी आप लॉगिन हुँ, कर चुके हो, आप पहले लॉग आउट करके आओ। यस। ठीक है ना? हाँ, ये नोट किया मैंने, यस, यस। हाँ, तो ये मल्टी सेशन, कहीं पे मल्टी सेशन अलाउ होता है, कहीं पे सिंगल सेशन सिंगल अलाउ सेशन। होता है। हुँ, तो डिपेंड ठीक है। करता है आपके ऊपर। जैसे आप जीमेल भी खोल लेते हो 2 टैब में, तो खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। ठीक है ना? हुँ। लेकिन कहीं-कहीं पे आपने देखा हो एक जगह पे एक ही सेशन खुलता है, दूसरा नहीं खुलता। आई थिंक हाई सिक्योर बैंक एप्लीकेशंस में एक हाँ, सेशन होगा, जो ई-कॉमर्स है वो इतना है नहीं है क्रिटिकल, तो वो मल्टीपल सेशंस हाँ। मेक सेंस। हुँ, तो इसमें ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। ये सेशंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो यहाँ कुछ सेशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पे हुँ, हुँ, देखिए, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ए से बीच में, बी के बीच में क्या है, ये देखो, वन साइड कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो, अगर यस, हम वन साइड कम्युनिकेशन करें तो उसको कहते हैं सिंगल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंगल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि ए से बी में डेटा जा रहा है, पर बी से ए में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सिंगल ओके, डुप्लेक्स, इसे सिंगल डुप्लेक्स कहते हैं, या सिंप्लेक्स भी कहते हैं इसे। दूसरा मेथड देखिए, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, देखो ए टू बी कम्युनिकेशन हो रहा है। जी, ये देखो, पहले ए से बी में जा रहा है और फिर हुँ, बी से ए में जा रहा है, पर सेम टाइम में नहीं जा रहा है। दिस इज द हाफ डुप्लेक्स। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी यस, टॉकी पे बात करते हैं ना, यस, तो तो उसमें क्या होता है, एक एक आदमी पहले यहाँ से बोलता है, दूसरा सुनता है उसको, फिर जब ये ओवर बोल देता है, तब ये दोबारा से यहाँ पे ये बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? अगर दोनों एक यस, साथ बोलेंगे तो ये क्लैश हो जाएगा सेशन। क्लैश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सिंगल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है। ये सेशन कैसा है, सिंगल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है। ठीक है, फुल में क्या हो रहा है, फुल में देखो ए टू बी और बी टू ए सेम टाइम में जा रहा है। अगर हमने क्या किया, ए से बी में और बी से ए में भेजा और सेम टाइम में भेज रहे हैं, हुँ, तो हुँ, क्लैश नहीं हो सेम रहा है टाइम आपका। पे, जैसे कि आपका टेलीफोन, मोबाइल फोन, ठीक है ना, या आपका हुँ, हुँ, इंटरनेट, ये सब फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स, ओके, वीडियो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये फुल डुप्लेक्स में होती है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है आपका। सिंप्लेक्स का एग्जांपल जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, जैसे, ठीक है, हुँ, हुँ, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है कहीं से और सिर्फ रिसीव किया जा रहा है एक तरफ से। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न रेडियो, वगैरह भी तो। टेलीविजन हुँ, भी हो गया, ब्रॉडकास्ट हो रहा हुँ, है। हुँ, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बस एक साइड से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दूसरा रिसीव कर पा रहा है बस। रिसीव कर यहाँ रहा से है ये उसको। कुछ डेटा नहीं भेज रहा है वापस, बी जी, ए को कुछ नहीं भेज रहा है, सिर्फ रिसीव कर पा रहा है बस। दैट इज सिंगल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स सिंगल मेथड। डुप्लेक्स, ठीक है ना? तो ये ठीक है, कम्युनिकेशन के अलग अलग क्या है, मोड्स है, जो सेशंस को ओके, बता रहे हैं। ठीक है, अब जो तो सेशन चलता है वो फुल फुल मोड में चलता है अब। हुँ, हुँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फुल डुप्लेक्स चलता है। ठीक है ओके, ना? बाकी ये मोड भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर जो है वो ये है फुल डुप्लेक्स वाला, क्योंकि इसमें दोनों साइड कम्युनिकेशन हो रहा है एक साथ साइमल्टेनियसली। तो वो जो अभी आपने एक बैंक की जहाँ एक कार्ड की एग्जांपल दी थी, वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? क्योंकि हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिन नंबर प्रोवाइड किया तो हमारा सेशन एक्सेप्ट हुआ,
तो हमें हमारा डेटा दिसेगा, तो वो हाफ डुप्लेक्स में आएगा या फिर वो फुल में आ जाएगा, कैसे क्योंकि देखो वो इंटरप्रेट करेंगे उसको? इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है वो, तो वो सारे फुल ओके, डुप्लेक्स में आते हैं, फुल में आते हैं वो। सब ओके, ठीक है, क्योंकि वहां पे इमीडिएट ठीक है, रेस्पॉन्स आपको मिलता है। यस, ठीक है, तो वो सब फुल डुप्लेक्स में आ रहे हैं आजकल, फुल डुप्लेक्स, ओके, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन बन रही है वेब बेस्ड बन रही है एप्लीकेशन, जी, तो सब फुल डुप्लेक्स में आती है वो। ठीक है ना, तो ये सेशन ओके, के डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसका काम ठीक है, देखो है कि सेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। ठीक है ना, ये काम सेशन लेयर का है। अब हम देखो नेक्स्ट लेयर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इसका बेसिकली जो मेन काम है वो है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, रिलायबल ट्रांसपोर्ट करना। ये देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द एंड टू एंड कनेक्शंस। इसका काम है एंड टू एंड कनेक्शंस बनाना, इस एंड से इस एंड पे कनेक्शन बनाना और रिलायबल ट्रांसपोर्ट कराना डेटा का बिटवीन डिवाइसेस। तो अब देखिए, इसके लिए आप देख सकते हो, ये सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये चाहता है ये इसके साथ कम्युनिकेट करना, और ये इसके साथ क्या है, डेटा भेजना चाहता है। ठीक है, जब डेटा भेजना चाहेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये इसको एक पैकेट भेजेगा, ये पैकेट होगा सिंक पैकेट। ठीक है ना, सिंक ओके, पैकेट क्या है, इनिशियलाइज करने के लिए होता है या इनिशियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। भाई भाई दो लोग, दो अनजान लोग हैं और ये क्या है, आपस में बात करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले ये बोलेगा हाय या हेलो बोलेगा। तो हाय हेलो बोलेगा, तो इसने इसको बोला हाय, तो अब ये भी क्या बोलेगा, हाय बोलेगा, इसको भी बोलेगा ना। यस, तो यस, इसने पहले एक सिंक पैकेट भेजा, सिंक मतलब इसने हाय भेजा इसको, तो मतलब सिंक भेजा, और अब ये इसका जवाब देगा वापस से। कैसे जवाब देगा, वापस से सिंक भेजेगा, और सिंक के साथ ये एक्नॉलेजमेंट भी देगा। ठीक है, ओके, ये बोलेगा सिंक प्लस एसी के। भाई इसने इसको सिंक भेजा, ये इसको बोलेगा सिंक प्लस एसी के, यानी कि इसको बोलेगा हाय, ये बोलेगा हाय हाउ आर यू, ये बोलेगा फाइन थैंक यू। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है इनिशियल। तो इसके लिए ये यूज करता है थ्री वे हैंडशेक। यहाँ पे यूज होता है थ्री वे हैंडशेक। ओके, ये थ्री वे हैंडशेक जो होता है, ये कम्युनिकेशन का इनिशियल मोड होता है। डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले थ्री वे हैंडशेक करना जरूरी होता है, हाय हेलो करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इसने सिंक भेजा और इसने रिप्लाई किया सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यानी कि इसने रिप्लाई दे दिया, अगर ये रिप्लाई नहीं देता तो कम्युनिकेशन नहीं होता। इसने रिप्लाई कर दिया, अब रिप्लाई करने के बाद अब ये फाइनल पैकेट भेजेगा, फाइनल सिंक पैकेट भेजेगा, फाइनल सिंक पैकेट भेजेगा अभी, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देखो एस्टेब्लिश हो गया। ओके, तो देखो पहले इसने भेजा सिंक, ये देखो भेजा सिंक, और इसने वापस भेजा सिंक प्लस एसी के, एसी के, और फिर इसने वापस से फाइनल सिंक भेजा और कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है ना, ओके, ये तीन फेज में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। ये थ्री फेज में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। ठीक है ना, अब कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाता है तब हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखो, डेटा ट्रांसफर कब कर सकते हैं, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अभी हम लोग देखो जूम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जी, तो मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कनेक्शंस बनाए हुए हैं, कनेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो
इन दोनों के बीच में 3 वे हैंडशेक हो चुका है और उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके। देखो, आपके कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशंस चल रही हैं, जो इंटरनेट बेस्ड है, जो कनेक्शन बना रही हैं, उनको चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड होती है। CMD में जाओगे आप, दिखाई दे रहा है जी CMD मेरा? यहाँ पे आप जी देखो जी। कमांड चलाओगे, नेट STAT -A -B। एक मिनट, इसको प्रिविलेज में इससे खोलना पड़ेगा। ये देखो, आप देख रहे हो ये एक्टिव कनेक्शंस है। ठीक है? ओके। जिन जिन के साथ मेरा 3 वे हैंडशेक हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश है, उनको दिखाएगा। देखो, कुछ पोर्ट लिसनिंग मोड में अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ कनेक्टेड है। देखो एस्टेब्लिश, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, ओके। ये देखो, इसमें देखो आप, देखो ड्रॉप बॉक्स चल रहा है मेरा यहाँ पे, देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश है। ये देखो, ये ड्रॉप बॉक्स चल रहा है। ठीक है? देखो ऊपर, देखो लिखा हुआ है यहाँ टीम व्यूअर लिसनिंग मोड में। अगर मैं टीम व्यूअर किससे कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये अभी लिसनिंग मोड में है, सिर्फ कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी के सेशन बनाऊंगा तो यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखो स्टैब्लिश्ड जूम, आ जाएगा। ओके। जूम एप्लीकेशन चल रहा है, देखो जूम एप्लीकेशन चल रहा है। जूम एप्लीकेशन जो है, जी। देखो यहाँ पे, ये देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। देखो ये स्काइप पे चल रहा है, देखो जूम भी चल रहा है मेरा, स्काई भी। स्काइप भी चल रहा है। इनके कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश है। ये देखो जूम का यहाँ पे देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ये देखो, ये ये इस आईपी से इस आईपी पे कनेक्ट है। ये देखो, ये देखो, ये सोर्स पोर्ट है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, और ये एचटीटीपी, डेस्टिनेशन। ओके। यानी कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन एचटीटीपीएस के थ्रू जा रहा है। यस। ठीक है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेशन बन रहा है। ये सेशन कौन बना रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर बना रही है। ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? कुछ पोर्ट नंबर्स यूज करती है। पोर्ट नंबर्स, पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ये रहा, यस। ये सब पोर्ट नंबर है। तो इसमें क्या होता है? सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है ना? और उसके बाद ही आप डेटा सेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जिनका सेशन हमारा टर्मिनेट हो जाता है, या जो पोर्ट आपके अनयूज्ड हो जाते हैं, देखो क्या होता है, सिक्योरिटी के रीजन से कुछ पोर्ट आपने क्या है क्रिएट किए, और फिर वो पोर्ट क्या है क्लोज हो जाते हैं। फिर नए पोर्ट क्रिएट होते हैं, उनसे सेशन बनता है, फिर वो क्लोज हो जाता है। तो जो आपके यहाँ पे आ रहा है ना क्लोज वेट, इसका मतलब अब ये वाला पोर्ट क्या है, यूज नहीं हो रहा। अब ये वाला पोर्ट यूज नहीं हो रहा, अब नया पोर्ट क्रिएट हो गया। देखो अब इसने फिर वापस से नया पोर्ट क्रिएट किया। ठीक है? ओके। और फिर कनेक्शन बनाया, फिर इस पोर्ट को क्लोज कर देगा, थोड़ी देर बाद एक नया पोर्ट क्रिएट कर देगा। ये इस तरह से सेशन बनते जाते हैं इसके। ठीक है ना? कनेक्शन एस्टेब्लिश होते जाते हैं, पुराने पोर्ट क्लोज होते रहते हैं, नए पोर्ट क्रिएट होते रहते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली होता है ये, इसमें हमें ओके। कुछ नहीं करना पड़ता, ये ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है का सारा काम। क्लियर हो गया? जी। ये देखो, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दूसरा काम इसका है, देखो एक तो कनेक्शन मैनेजमेंट है, कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश किया, काम किया। ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा काम है इसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन या मल्टीप्लेक्सिंग करना।
मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि हम एक साथ ऑडियो, वीडियो और डेटा तीनों को एक साथ भेज सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग। राइट। भाई यहाँ पे देखो ऑडियो भी चल रहा है, साथ में वीडियो भी चल रहा है, प्लस डेटा भी चल रहा है, तो ये मल्टीप्लेक्स होके जा रहा है जो भी चीज जा रही है। जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ऑडियो भी चल रही है, यस। वीडियो भी चल रहा है और डेटा भी चल रहा है साथ में। तो दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम अपने रिसोर्सेस को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स करके। नहीं तो हमें ओके। उसके लिए अलग अलग चैनल बनाने पड़ते हैं, लेकिन एक ही चैनल से सारा काम हो रहा है। ये काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ। अब तीसरा काम देखो, तीसरा काम है फ्लो कंट्रोल करना, डेटा के फ्लो को मेंटेन रखना, फ्लो कंट्रोल करना। तो इसके लिए दो तरह की टेक्निक है, एक है बफरिंग टेक्निक, एक है विंडोइंग टेक्निक। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। और चौथी चीज होती है रिलायबल ट्रांसपोर्ट करना या पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना। तो इसको भी देखेंगे अभी। देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस डायग्राम को देखो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बफरिंग टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पे। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास नेटवर्क में लिमिटेड बफर होता है, ठीक है ना? तो उसमें लिमिटेड पैकेट ही एक साथ आ सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि अगले कंप्यूटर के पास कितना बफर है, कि एक साथ वो कितने पैकेट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है राइट। ना? दैट इज द मेमोरी बफर। तो देखो सबसे पहले इसने क्या किया, देखो 3 पैकेट भेजे, जी। उसके बाद अब ये भेजता जा रहा है, अब इसने 4 भेजे, फिर 5 भेजे। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसका मेमोरी बफर में एक टाइम में कितने पैकेट आएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लगातार भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। राइट। तो जब ये क्या है, इसको मालूम नहीं चलता है कि यहाँ पे कि भी कितने पैकेट एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये मेमोरी बफर आउट हो जाए और कुछ यस। पैकेट यहाँ से क्या हो जाए, मिस हो जाएंगे। कुछ समय बाद ये पैकेट क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना कि भाई इसका बफर कितना है। ये देखो पैकेट यस। यहाँ मिस हो गए कुछ। तो ये टेक्निक बफरिंग टेक्निक है। इसमें आपके जो फ्लो है उसको हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इसका ओके। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इस तरह से आपको बताते हैं। ये देखो, इसको कंट्रोल करने की जो टेक्निक है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर यहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है लगातार, ठीक है? और ये रिसीवर रिसीव कर रहा है। अब ये क्या है, तब तक रिसीव कर पाएगा जब तक इसका मेमोरी बफर पूरा क्या है, फुल नहीं हो जाता। फुल नहीं होता। तो एक टाइम में क्या होता है कि इसके जब पूरा बफर फुल हो जाता है तो इसमें और पैकेट नहीं आ सकते इसके बफर के अंदर। तो यहाँ पे एक नॉट रेडी का सिग्नल ये इसको भेज देगा सेंडर को। ये बोलेगा आई एम नॉट रेडी, यू कैन स्टॉप इट। अब ये बोलेगा आप स्टॉप हो जाओ, क्योंकि अब मेरा बफर क्या हो चुका है, पूरा फुल हो चुका है। तो नॉट रेडी का मैसेज भेजेगा, यानी कि रेड लाइट हो गई इसके लिए, स्टॉप हो जाओ, ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे ही इसके मेमोरी पूरी बफर जो है पूरा फुल हो जाता है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इन सेगमेंट्स को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये धीरे धीरे इसका बफर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, बफर ओके हो खाली। जाता है। जब पूरा बफर खाली हो जाएगा धीरे धीरे करके, कुछ टाइम बाद इसका बफर ओके हो जाएगा। तो बफर ओके होते ही फिर से ये रेडी का सिग्नल भेज देगा और अब ये कहेगा इससे गो, यानी कि वापस से ट्रांसमिशन को रिज्यूम कर दो, आप वापस से अब डेटा को भेजो। राइट। तो ये टेक्निक कहलाती है बफरिंग टेक्निक। ये फ्लो कंट्रोल का एग्जांपल है। हमारे नेटवर्क में इस तरह से फ्लो कंट्रोल होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो यूट्यूब पे, जब आप वीडियो देखते हो ना, तो सबसे पहले होती है बफरिंग। बफरिंग। यस। तो आपने देखा होगा बफरिंग होती है, धीरे धीरे बफरिंग हो रही है। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो आपको बफरिंग दिखाएगा वो,
लेकिन अगर आपका नेट फास्ट चल रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा बफरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या कई बार एक लाइट सी निकलती है ना, वो स्ट्रीमिंग, तो वो ये जल्दी देखो बफर हो जाता है। देखो क्या होता है, इस तरह से लाइन बनती है और जैसे जैसे हम्म, आपका वीडियो प्ले होता है उससे लाइन से पहले ही आगे बढ़ता जाता है वो, जी जी। तो वो बफरिंग होती है। बफरिंग में ये होता है यस। कि एक बार बफरिंग पूरी हो जाए और उसके बाद आप इंटरनेट को क्लोज भी कर दोगे ना, अगर इंटरनेट काट दोगे तो भी वो वीडियो पूरा प्ले होगा, क्योंकि ये पूरा बफर में आ चुका है। जब तक पूरा बफर आउट नहीं हो जाता तब तक वो वीडियो प्ले होता रहेगा। ठीक है ना? तो ये वाली टेक्निक कहलाती है हमारी बफरिंग टेक्निक। लेकिन इसमें कभी और कभी क्या ये है, एरर आ सकती है। इसमें राइट। एरर आने के चांसेस हैं इस टेक्निक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बफर आउट हो जाता है तो कभी कभी पता नहीं चलता है इसमें, और आपको ओके। वापस से वीडियो प्ले करना पड़ता है। कभी कभी एरर आ जाती है नेट सही होने के बावजूद भी, बफर की प्रॉब्लम की वजह से। बफर ओवरफ्लो, इस प्रॉब्लम को कहते हैं बफर ओवरफ्लो। इस ओवरफ्लो। प्रॉब्लम को कहते हैं बफर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, ये प्रॉब्लम आती है, बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक दूसरी टेक्निक है, विंडोइंग टेक्निक। ठीक है? अब हम देखते हैं विंडोइंग टेक्निक कैसे होती है। ये बफरिंग में बफरिंग सिर्फ रिसीवर साइड पे होती है, सेंडर साइड पे कभी नहीं होती है? कोई सेंडर तो सेंड कर रहा है नहीं, मतलब और कई बार, रिसीव। क्योंकि हाँ, मैं इसलिए थोड़ा पूछ रहा था क्योंकि हम ये चीज़ थोड़ी यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशन में, बट वो आई थिंक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा फिर मे बी। जब हमारा क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन, क्लाइंट नहीं, मतलब एक सर्वर टू एक सर्वर कनेक्शन टूट जाता है ना, तो हम्म हमारा जो भेज है सर्वर, उस साइड पे डेटा बफर होना शुरू हो जाता है। और जब हम्म कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो जाता था, जो उसने बफर किया हुआ था वो पहले भेज देता सारा, और फिर वो हम्म। अपना नॉर्मल डेटा कलेक्शन शुरू करता है। तो मैं उससे रिलेट कर रहा था, बट ये अलग है, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, वो अलग रहेगा। वो एप्लीकेशन फीचर टाइप सीन है वो। हाँ, वो एप्लीकेशन बफर है, हम्म। वहां भी बफर बनता ठीक है। होगा। जी जी। तो जब तक ये पूरा आउट नहीं हो जाएगा बफर, तब तक आगे कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिज्यूम नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है। बफर तो देखो हर डिवाइस के अंदर बनता है, प्रिंटर के अंदर बफर बनता है। अब क्यूइंग जैसे होती आप है ना। एक साथ 100 प्रिंट आउट दे दो, पहले बफर में लेगा वो, और वो एक एक करके उसको रिलीज करेगा। हाँ जी। ठीक है ना? तो वहां पे बफरिंग होती है, लेकिन ये नेटवर्क की बफरिंग है। ये यहाँ पे हम्म। नेटवर्क नेटवर्क की बफरिंग को बताया गया है। ठीक है ना? ठीक है। दूसरी जो टेक्निक है हमारी, वो रिलायबल टेक्निक है। इस टेक्निक को कहते हैं विंडोइंग टेक्निक। अब देखो विंडोइंग टेक्निक में क्या होता है कि देखो, ये देखो फर्स्ट वाला देखो पहले आप, हम्म। 3 पैकेट भेजे, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। फिर 3 पैकेट भेजे, एक्नॉलेजमेंट मिल गया। देख रहे हो? जी। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि यहाँ फिक्स है, यहाँ पे जो बफर का साइज है वो फिक्स है। अब देखो यहाँ 3 पैकेट भेजे और फिर एक्नॉलेजमेंट मिला। ठीक है? ओके। फिर ये 3 पैकेट भेजेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि गिवन विंडो साइज इज 3। इसका मीनिंग क्या है कि गिवन विंडो साइज क्या है, 3 है। तो यानी कि बफर में एक टाइम में 3 नेगोशिएटेड डेटा सेगमेंट आ सकते हैं। यानी कि बफर का साइज डिसाइड हो गया 3 पैकेट का। एक साथ में 3 पैकेट भेजेगा तो रिसीव कर सकता है, यानी कि बफर का साइज 3 हो गया। 3 पैकेट भेजने पे बफर फुल हो जाता है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 3 3 पैकेट करके भेजेंगे और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे। और जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा हमारा, उसको हम रिट्रांसमिट कर देंगे। देखो नीचे वाला देखो, अब सेकंड वाला, तीन पैकेट भेजे, हम्म एक्नॉलेजमेंट आ गया। देखो अब 3 पैकेट हम्म। भेजे, अब एक मिस हो गया देखो इसमें से। तो जो मिस होगा पैकेट, उसका एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलेगा। जिसका एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलेगा, उसको हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा पैकेट को। ये टेक्निक कहलाती है रिलायबल टेक्निक।
ठीक है ना। भाई देखो हमने 3 पैकेट भेजे और एक मिस हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट किसका, 2 ही पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा नहीं पैकेट पहुंचा ही नहीं है। राइट। तो देखो ये कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है इफ द डेस्टिनेशन डट नॉट रिसीव ऑल 3 नेगोशिएटेड डेटा सेगमेंट। ये देखो अगर डेस्टिनेशन नहीं रिसीव कर पाता है सारे सेगमेंट, 3 नेगोशिएटेड सेगमेंट रिसीव नहीं कर पाता है, किस वजह से, बफर ओवरफ्लो की वजह से, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे भी बफर ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, बफर बन रहा है और बफर में कोई प्रॉब्लम आ गई और ओवरफ्लो हो गया वो किसी वजह से, क्योंकि रिलायबल टेक्निक वहां पे बफरिंग में तो नहीं थी लेकिन यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, देखो इट सेंड्स नो एक्नॉलेजमेंट, तो ये क्या करेगा, उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम उसको रीट्रांसमिट करेंगे, यानी कि दिस इज सेइंग दैट इट शुड बी रीट्रांसमिटेड, यानी कि वो नेगोशिएटेड सेगमेंट दोबारा से ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिलायबल टेक्निक होती है। ये देखो यहाँ पे इस चीज को बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिया है गिवन विंडो साइज इज 1, या विंडो का साइज 1 है, बफर का साइज 1 है, तो सिर्फ एक ही पैकेट आ सकता है एक टाइम में, तो इसने एक पैकेट भेजा, देखो रिसीव किया इसने यहाँ पे इसने इसको क्या किया, रिसीव किया, रिसीव। और जैसे रिसीव किया देखो इसने बोला एसी के 2, यानी कि एक रिसीव हो चुका है, आप सेकंड वाला पैकेट भेजो। राइट। ओके। we received only one packet, send from the packet number 2, पैकेट नंबर 2 से भेजो आप, मैंने पैकेट नंबर 1 को रिसीव कर चुका हूँ, पैकेट नंबर 2 को भेजो, तो एसी के 2 भेजेगा। अब ये देखो, तो इसने क्या फिर से क्या किया, एक पैकेट भेजा इसने सेकंड वाला, तो इसने कहा रिसीव टू सेंड द पैकेट नंबर 3। नंबर 3 ओके। अब देखो अगर मैंने कहा विंडो साइज इज 3, तो एक साथ 3 पैकेट आएंगे, तो वी हैव रिसीव 3 पैकेट्स 1 2 3, so we can say ACK4 means send the packet number from 4, 4 से स्टार्ट करके आप भेजो। अगर मान के चलते हैं कि 2 पैकेट ही रिसीव हुए, ये 2 ही रिसीव हुए हमारे पास, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ACK3, ACK3 बोलेगा, यस, क्योंकि तीसरा तो पहुंचा ही नहीं है, तो ये बोलेगा ACK3 मीन्स स्टार्ट फ्रॉम पैकेट नंबर 3, तो ये फिर भेजेगा 3 4 5। ठीक है ना। अभी ये क्या है, ACK4 भेज रहा है, तो अब ये भेजेगा 4 5 6। ठीक है। तो ये इस तरह की टेक्निक है, इसे बोलते हैं विंडोइंग टेक्निक, रिलायबिलिटी विद विंडोइंग टेक्निक। यहाँ पे और रिलायबल इसको है हम टेक्निक। कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो विंडो साइजेस हैं, ये डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर होते हैं जो? नहीं, तो ये तो बफर का साइज है, ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा, ये बैंडविड्थ से, ऑटोमेटिक डिसाइड होता हाँ ये है? डिपेंड ओके। करता है बैंडविड्थ के ऊपर। अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी है तो ओके। उसमें एक साथ ज्यादा पैकेट आ सकते हैं, ओके। वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने एंड से। अब ये जो दूसरी ओके। टेक्निक है विंडोइंग वाली टेक्निक, ये कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीम चलती है, लाइव स्ट्रीम। राइट। लाइव स्ट्रीम में आपने देखा होगा, जैसे फेसबुक पे भी आप लाइव आ सकते हो, तो वहाँ लाइव स्ट्रीम चलती है, या यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम आप कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है विंडोइंग टेक्निक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे बफर नहीं करता, ये एक साथ बफर करता है, ये एक साथ पूछ लेता है कि भैया आप एक साथ बफर कर सकते हो कितने पैकेट, और एक साथ बफर कर देता है, ओके। क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम पैदा करता है ये। तो लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, हमारे पास बैंडविड्थ की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर हमारे पास बैंडविड्थ कम है तो हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। आपके पास अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है 10 Mbps या उससे ज्यादा, तो आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, पहले ही डिसाइड कर देगा विंडो साइज, क्योंकि ये क्या करता है, एक साथ पैकेट्स को रिसीव करता है, टुकड़ों में नहीं करता रिसीव, ये सीधा बोल देगा एक साथ 10 पैकेट भेजो, तो 10 के 10 रिसीव कर लेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी आपकी इमीडिएट।
ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है लाइव स्ट्रीमिंग में। ये रिलायबल होती है टेक्निक, ये फ्लो कंट्रोल की टेक्निक है, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। ओके। ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट लेयर आएगी नेटवर्क लेयर। तो वो एक क्वेश्चन लास्ट वाले में जैसा हम बोलते थे ना कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो मोर रिलायबल है यूडीपी, तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ट्रांसपोर्ट लेयर के ही। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे टीसीपी काम करता है, जहां एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है वहां पे टीसीपी काम करता है। टीसीपी काम का। टीसीपी always provide the acknowledgement while the UDP doesn't provide any acknowledgement. एक्नॉलेजमेंट। TCP is connection oriented and UDP is connectionless. यस। ठीक है ना। तो वहां पे रिलायबल ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, टीसीपी कर रहा है। टीसीपी। हाँ, तो टीसीपी यूडीपी आर ट्रांसपोर्ट अगर जस्ट हेलो। हाँ बोलो। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, 4:30 के बाद करेंगे क्लास। हाँ ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेयर देखते हैं, नेटवर्क लेयर। देखो नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर 3 होती है हमारी। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी एड्रेस ऐड होता है। तो हमारे पास क्या है, इस लेयर पे ये हो गया हेडर और ये हो गया डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईपी हेडर ऐड होता है इसमें। इसमें क्या होता है, डेटा के साथ एक हेडर लग जाता है। इस हेडर के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। तो सोर्स एड्रेस यानी कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब डेस्टिनेशन आईपी, ये हेडर पार्ट में होता है ऐड। और अंदर हमारे पास रहता है डेटा 1010 की फॉर्म में। ओके। अब ये इस तरह के जो पैकेट हैं हमारे पास, ये दो तरह के पैकेट हैं। यहाँ पे देखो इस तरह के पैकेट काम करते हैं जिन्हें हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट है जस्ट लाइक एन आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का मतलब है जिसके अंदर हम लोग क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। और अंदर आपके डेटा कलेक्ट है उसका। ये इस तरह के जो पैकेट्स हैं ये डेटा ट्रैफिक को क्रिएट कर रहे हैं। इनका काम है यूज टू ट्रांसपोर्ट द डेटा ट्रैफिक। देखो डेटा पैकेट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द यूजर डेटा थ्रू आउट द नेटवर्क। इनका काम क्या है, यूजर डेटा को ट्रांसपोर्ट कराना वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है ना। इस तरह के प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स। तो हमारे पास देखो दो तरह के प्रोटोकॉल हो गए, राउटेड प्रोटोकॉल और दूसरे तरह के हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके। राउटिंग प्रोटोकॉल देखो, राउटेड प्रोटोकॉल्स में देखो आईपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, ये सब एग्जांपल है इसके राउटेड प्रोटोकॉल। ठीक है ना। यानी कि जो डेटा ट्रैफिक को क्रिएट कर रहे हैं, जो डेटा को लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज द राउटेड प्रोटोकॉल्स। और जो डेटा प्रोटोकॉल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। राउटर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप, EIGRP, OSPF, BGP एटसेट्रा। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल ये कौन यूज करेगा, राउटर यूज करेगा इसको। तो जो राउटर है आपका, देखो ये राउटर है, ये क्या करेगा, अलग अलग इंटरफेस से डेटा को सेंड कर रहा है। तो यहां से कोई डेटा आया, ठीक है। अब उसका नेटवर्क आईडी ये पूछेगा कि भाई नेटवर्क आईडी क्या है आप। यहाँ से जो भी डेटा पैकेट आ रहा है
उसका नेटवर्क आईडी पूछा जा रहा है। अब क्या कर रहा है, ये इस यहाँ पे एक राउटिंग टेबल बनाएगा। ये राउटर क्या करेगा, एक राउटिंग टेबल बनाएगा और उसमें यहाँ पे लिखा होगा कि ये किस इंटरफेस से आया है और इसका नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है। नेक्स्ट होप एड्रेस मतलब नेक्स्ट राउटर कौन है इसका। तो यहाँ से आया, एक्सेप्ट किया इसने, इसकी नेटवर्क आईडी को चेक किया और डेस्टिनेशन चेक किया, इसने बताया मुझे यहाँ जाना है, तो ये उसी डेस्टिनेशन पे इसको डिलीवर करेगा और इसको बताएगा कि आप किस नेक्स्ट होप या नेक्स्ट राउटर पे डिलीवर होंगे। ठीक है ना। कुछ को इसने यहाँ से भेज दिया, कुछ को इसने यहाँ से भेज दिया, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन इधर था, किसी का डेस्टिनेशन इधर है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये राउटर के अंदर होते हैं, जस्ट लाइक रिप, EIGRP, OSPF, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो इसके अंदर कॉन्फ़िगर करे जाएंगे। ठीक है ना। राउटर के अंदर इस तरह के प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे जिससे कि रूट बना दे, और रूट के थ्रू डेटा को भेज दे। और किस तरह के डेटा को भेज रहा है, आईपी डेटाग्राम। ठीक है, आईपी डेटाग्राम, IPX डेटाग्राम। डेटाग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेटा को कैरी कर रहा है। ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं डेटाग्राम। ओके। ठीक है। तो जो हमें सोर्स से मिला, जो राउटर रिसीव कर रहा है वो आईपी के थ्रू रिसीव कर रहा है कि ये हाँ, हेडर है, ये मेरा सोर्स हेडर है, ये डेस्टिनेशन हाँ, हेडर है। और जो उसको जब उसको भेजना है तो इट्स यूजिंग वन ऑफ दोज राउटिंग प्रोटोकॉल्स कि कहाँ पे और कैसे भेजना है। बिल्कुल। ये जैसे रिसीव करेगा, इसका ये हेडर पार्ट में पूछेगा सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, उसी क्या हिसाब है से इसको डिलीवर करा देगा। यस। ये राउटिंग टेबल बनाएगा और उसके हिसाब से ये शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के इसको डिलीवर कराएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये राउटिंग करेगा, तो दैट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। और जो डेटा ट्रैफिक को क्रिएट कर रहे हैं, डेटा ट्रैफिक को ले जा रहे हैं, डेटा को ले जा रहे हैं, दैट इज द राउटेड प्रोटोकॉल्स, जस्ट लाइक आईपी, IPX, एप्पल टॉक, ये सब एग्जांपल हैं इसके। तो यहाँ पे दो ही तरह के डेटा पैकेट काम करते हैं। ठीक है ना, राउटेड प्रोटोकॉल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके। ठीक है। इस लेयर पे देखो राउटिंग हो रही है, इस लेयर पे हो रही है राउटिंग। ठीक है। और दूसरी क्या हो रही है, आईपी एड्रेसिंग हो रही है। बिना आईपी के हम उसको राउट नहीं करा सकते, राउटिंग नहीं कर सकते, तो आईपी एड्रेसिंग भी जरूरी है इसके। तो आईपी एड्रेसिंग हो रही है और राउटिंग हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। और इस लेयर पे राउटर्स काम करते हैं आपके। ठीक है ना। अब इसी की क्लोजली जो लेयर काम करती है वो है डेटा लिंक लेयर। राइट। डेटा लिंक लेयर, ये वाली देखो, जो डेटा लिंक लेयर है, ये जो डेटा लिंक लेयर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो सब लेयर में डिवाइड किया गया है। पहली सब लेयर है LLC और दूसरी सब लेयर है MAC। LLC को कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल और MAC को कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो मैक एड्रेस को डिसाइड करती है। ये मैक एड्रेस जो होता है आपका, ये लैन कार्ड के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक है, या डिवाइसेस के अंदर इनबिल्ट होता है। ठीक है। तो मैक एड्रेस जो होता है वो डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए होता है, कि हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे हमें पैकेट को डिलीवर करना है। ये कैसे पता लगेगा, डिवाइस के मैक एड्रेस से। अगर डिवाइस के पास मैक एड्रेस नहीं होगा तो हम उसको पैकेट डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होगा, अगर नेटवर्क पे जो भी, अगर कोई भी डिवाइस है जो नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका मैक एड्रेस होगा ही होगा। होगा ही होगा। ओके। क्योंकि देखो हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं वो NIC कार्ड को यूज करते हैं। ठीक है यस। ना। अब हर NIC कार्ड पे एक मैक एड्रेस होता है, तभी हम यस। कम्युनिकेट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आपका वाईफाई लैन कार्ड होता है, उस पर भी मैक एड्रेस होता है। इसी तरह से ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ से कोई फाइल भेजते हो आप तो उसका भी मैक एड्रेस होता है।
ठीक है, ये मैक एड्रेस इसलिए होता है क्योंकि ये डेस्टिनेशन को बताता है कि भाई पैकेट को कहाँ पे डिलीवर कराना है, ठीक है ना, वो बताता है मैक एड्रेस। ठीक है, इट डिफाइंस हाउ द पैकेट्स आर प्लेस ऑन द मीडिया, हम कैसे डेटा पैकेट्स को मीडिया में ट्रांसमिट करें। तो उसमें क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट होगा, इसमें एक हेडर पार्ट होगा और एक ट्रेलर पार्ट होगा। ये हेडर पार्ट है और ये ट्रेलर है, हेडर जो आगे लगता है, ट्रेलर जो पीछे लगता है। ठीक है, अब हेडर में क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, कहां से पैकेट चल रहा है और कहां जा रहा है, दोनों का मैक एड्रेस लेके जाएगा, दोनों का मैक एड्रेस लेके जाएगा जी। और बीच में डेटा है हमारे पास, और ट्रेलर, ट्रेलर के अंदर देखो पहली चीज होती है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब यहाँ से डेटा जा रहा है, ये पूरा पैकेट बन रहा है, तो इसका नंबरिंग होती है। हमारे पास इसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है कि भैया जैसे हम डेटा भेज रहे हैं, तो डेटा इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल चंक्स ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट चंक्स ऑफ पैकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेट्स का नंबर बता रहे हैं हम, फ्रेम चेक सीक्वेंस, यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रेम। इस पैकेट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। फ्रेम में हेडर भी होता है और ट्रेलर भी होता है, दोनों चीज। लेकिन पैकेट में सिर्फ हेडर होता है, ट्रेलर नहीं होता। पैकेट होता है नेटवर्क लेयर पे, इसी चीज को नेटवर्क लेयर पे पैकेट बोला जाता है, और यहाँ इसका नाम है फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम चेक सीक्वेंस मतलब इस फ्रेम का नंबर क्या है, वो यहाँ पे लिखा होगा इसके ट्रेलर पार्ट में, पहली चीज फ्रेम चेक सीक्वेंस। दूसरी चीज इसके अंदर ऐड होती है पैरिटी। पैरिटी, पैरिटी इज ए रिकवरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये रिकवरी इंफॉर्मेशन होती है। पैरिटी इज टू टाइप्स, पैरिटी जो है वो दो तरह की है हमारी। इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। ये तो पैरिटी इवन होगी या ऑड होगी, कैसे, अगर यहाँ देखो डेटा हम ले जा रहे हैं 10101011, ये डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि इसकी पैरिटी इवन होगी या ऑड होगी, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस में ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड पैरिटी होगी, और नंबर ऑफ वंस में अगर इवन नंबर आएगा तो इवन पैरिटी होगी। देखो अब यहाँ पे काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, कितना आया, 5। 5 इज ए ऑड नंबर, तो पैरिटी कैसी होगी, ऑड पैरिटी होगी। अगर यहाँ एक और 1 होता तो 6 हो जाता, तो पैरिटी कैसी होती, इवन होती। इवन, तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है पैरिटी इवन है या ऑड है। पहली चीज FCS होगा, दूसरा पैरिटी ऐड होगी, और तीसरी चीज होती है इसके अंदर CRC। CRC, CRC होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। देखो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो होती है ये एरर रिकवरी के लिए होती है। इट इज यूज्ड फॉर एरर रिकवरी। अगर किसी डेटा बिट में एरर है तो CRC चेंज हो जाती है। देखो क्या होता है, CRC कैसे कैलकुलेट होगी, अब ये इसकी ऑर्डरिंग करेंगे। देखो फर्स्ट वाले, ये देखो ये वाली बिट में, ये देखो पोजीशन नंबर 1, ये देखो फर्स्ट नंबर पे 1 है, सेकंड नंबर पे 1 है, थर्ड नंबर पे 0 है, फोर्थ नंबर पे 1 है, फिफ्थ नंबर पे 0 है, 6 नंबर पे 1 है, 7 नंबर पे 0 है, 8 नंबर पे 1 है। ये पोजीशंस बना रखी है। अगर किसी डेटा बिट में एरर हो जाए, जैसे 0, ये 0 है, जब डेटा बिट में एरर होगी तो 0 का 1 हो जाएगा, हो गया ना 1।
तो जब ओके 0 का 1 हो जाएगा तो इसकी पैरिटी भी बदल जाएगी। ये देखो 1 1 1 1 1 1, या तो कितने 1 हो गए? 6 1 हो गए। हम्म तो जब 6 1 हो गए तो पैरिटी क्या हो गई? पहले ऑड इवन थी, अब क्या हो गई? इवन हो गई। तो जब इवन पैरिटी हो गई तो सीआरसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सीआरसी इज चेंज। इसका मतलब है कि किस डेटा बिट में एरर है, तो सीआरसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पहले सीआरसी कैलकुलेट होगी और एक नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, तो कोई भी नंबर यहाँ पे इस तरह से जनरेट कर देगा। ये पोजीशंस ऐड करने के बाद एक नंबर कैलकुलेट कर देता है कि ये है। ठीक है, इसने कैलकुलेट किया 18012, लेकिन यहाँ पे डेटा बिट में एरर आ गई रास्ते में चलते चलते, इसका 1 हो गया, तो पैरिटी बदल गई, तो यहाँ पे सीआरसी भी बदल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सीआरसी होगी 8011। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो जब सीआरसी भी चेंज हो गई तो इसका मतलब डेटा बिट में एरर आ गई और डेटा ओपन नहीं हो पाएगा। ये डेटा क्या है? ओपन नहीं हो पाएगा और डेटा बिट में एरर आ जाएगी, और एरर आएगी साइक्लिक इंडेंसी चेक एरर। इसकी सीआरसी चेक करो भैया, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ओके ना? तो सीआरसी इसलिए होती है रिकवरी के लिए, यानी कि सीआरसी इज यूज फॉर चेकिंग द एरर इन ए बिट। किसी बिट में एरर है तो उसको वहां पे क्या करेगी? वो पता लगाएगी कि भैया एरर आ रही है, क्यों आ रही है। तो एरर रिकवरी के लिए ये यूज होती है। ठीक है ना, राइट ओके समझ आ गया? तो देखो ये मैटर, हम हाँ बोलो। तो अब अभी आपने स्टेटमेंट बोला ना कि इसकी सीआरसी चेक करो, तो कहाँ पे चेक करते हैं? कोई इस लेयर की जो डिवाइसेस हैं उन उन विद इन दोस डिवाइसेस चेक होती है सीआरसी वगैरह? देखो ये ऑटोमेटिकली चेक होती है, ये आपकी डेटा लिंक लेयर चेक करेगी। जब डेटा पैकेट को रिसीव करेगी ना, तो वहां अच्छा पे देखो सोर्स की सीआरसी क्या थी, जब यहाँ से पैकेट चला तो इसकी सीआरसी क्या हम्म थी, और जब रिसीव किया तो सीआरसी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। ओके तो अगर अच्छा सीआरसी चेंज हो सोर्स जाती है तो दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है। अगर दोनों में कोई डिफरेंसेस है तो डेटा पैकेट रिसीव नहीं हो पाता, वहां पे एरर मार जाता है। ओके कोई फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, कभी कभी वो फील्ड आ जाती है, डाउनलोड पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या है कि किसी डेटा बिट में एरर आ चुकी है और अब आपको दोबारा से ट्रांसमिट करनी पड़ेगी वो फाइल, डाउनलोड करनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है ना? ओके तो सोर्स तो हमें सोर्स की सीआरसी भी पता है और डेस्टिनेशन की हम हाँ उससे कंपेयर करते हैं ओके हाँ। तो क्या होगा, जब डेटा पैकेट यहाँ से चला है तो यहाँ से सोर्स की सीआरसी लेके जा रहा है, लेकिन जब रिसीविंग एंड पे ले जाएगा तो वहां पे भी चेक होगी, क्योंकि ये पैकेट असेंबल्ड होंगे ना। देखो ये सारे जी पैकेट क्या है अभी, क्या है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, लेकिन हम्म रिसीविंग एंड पे क्या होंगे? ये सारे पैकेट आके मिल जाएंगे। मतलब इसी तरह के बहुत सारे पैकेट आके आपस में असेंबल्ड हो जाएंगे और आपका तो डेटा तो वहां पे रिलीज होगा। तो तो हर ये पैकेट लेयर की वेट सीआरसी करती है चेक चेक करी जाएगी, हर ओके पैकेट की सीआरसी चेक करेगी। भाई जिसकी ओके मैच होती रहेगी वो डेटा असेंबल होता रहेगा, और जिसकी मैच नहीं असेंबल होता करेगी, रहेगा ओके जिसकी मैच नहीं होगी वो ओके डेटा ओके असेंबल नहीं हो पाएगा और वहां पे एरर मार जाएगा। ओके ओके तो ओके सो वो सारा सीआरसी चेक करके पैकेट को असेंबल करके फिर आगे भेजेगा बिल्कुल। देखो इसको ऐसे ओके समझ सकते हो कि हम ट्रांसपोर्ट में माल डालते हैं, ठीक है, हम्म तो ट्रक में माल लद के जा रहा है, ठीक है, हम्म हमने क्या है, सबसे सारे बॉक्स चेक कर लिए, ठीक है, तो हमने बैच नंबर डाल दिया वहां पे उसके, तो बैच नंबर जो हम्म आ रहे हैं वो दैट इज द एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। हर चीज का बैच नंबर डाल दिया हमने पैकेट का। हम्म ठीक है, अब बैच नंबर वहां पे डाल दिया, अब क्या है, ट्रक में माल लोड कर दिया। अब बीच में क्या है, ट्रक मालिक ने क्या कर दिया, कुछ पैकेट निकाल लिए, हम्म सपोज दैट। तो अब जब मैं रिसीविंग एंड पे चेक करूंगा, मैं कहूंगा भैया यहाँ पे माल कुछ कम आ रहा है, तो हम्म चेक करूंगा ना कि ये बैच का पैकेट मिसिंग है, इस बैच का पैकेट क्या है, मिसिंग है। तो फिर मिसिंग मैं है बोलूंगा कि भैया ये तो मिसिंग है माल, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, हम्म तो वो बंदा उसे कॉल करेगा, भैया माल पूरा क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है ना? हम्म तो जब माल पूरा नहीं पहुंचेगा तो डिलीवरी नहीं होगी, पैसा पेमेंट नहीं मिलेगा वहां पे। समझ रहे हो? जी जी वो पेमेंट थोड़ी कर देगा, वो बोलेगा भैया इतना तो रिसीव ही नहीं हुआ माल, आपने कहा भैया 100 पैकेट भेजे थे, यहाँ तो 50 ही मिले, 50 तो गायब है। हम्म
तो 50 के पैसे देगा नहीं वो, होता है ना ऐसा। वही चीज बिल्कुल। यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक चीज चेक हो रही है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज जा रही है और क्या क्या चीज रिसीव हो रही है हमें, उसके लिए हमने ये सारी चीजें प्रोविजन किया है। फ्रेम चेक सीक्वेंस लगाया है, साथ में हमने पैरिटी लगाई है कि अगर कोई पैरिटी। डेटा बिट में एरर है तो हमें पता लग जाए, ठीक है। और तीसरी चीज सीआरसी कैलकुलेट करके भेज रहे हैं। CRC। सीआरसी तब जनरेट होगी, अलग अलग पैकेट्स की सीआरसी जनरेट होने की, उसके बाद जब उसमें कोई भी एरर नहीं है, डेटा बिट पूरा ओके है, सारी बिट मैच हो रही है, सीआरसी कैलकुलेट हो रही है, जो सीआरसी है वो वही सीआरसी यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे डेटा क्या है, प्रॉपर है। अगर नहीं तो डेटा में प्रॉब्लम है, या किसी ने यस। इसको अल्टर किया है, किसी ने पैकेट खोला यस। है, अल्टर किया है, ठीक है ना। ओके। तो ये यस। बताती है आपकी बात, समझ आई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा जी। है, जब भी डेटा जा रहा है तो मशीन एड्रेस वहां पे क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन, ठीक है ना। तो ये मैक एड्रेस ऐड हो रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन का। दूसरी चीज क्या है, ये फॉर्मेट कर रही है नेटवर्क लेयर पैकेट इनटू फ्रेम, पैकेट से फ्रेम बन रहा है, वहां पे पैकेट बना था, पैकेट से फ्रेम बनेगा, ठीक है ना। तो दूसरा ओके। काम ये हो गया, पैकेट से फ्रेम को बनाना, ठीक है। और साथ में मशीन एड्रेस को अटैच कर देना, यहाँ पे देखो। और तीसरा काम है सीक्वेंसिंग करना और रीसीक्वेंसिंग करना, फ्रेम को जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, और जो आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं है उनको सीक्वेंस से लगाना, ये काम हो रहा है, ये तीनों काम हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो एलएलसी है, इसका काम हो रहा है इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करना, इसका काम होता है हमारा इनकैप्सुलेशन करना। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और हेडर को कंबाइन करना, डेटा और हेडर राइट। को क्या ओके। करना, कंबाइन करना, इस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन करना। ये काम होता है एलएलसी का। एलएलसी प्रोटोकॉल क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है, डेटा और हेडर को ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारा काम हो रहा है, तो इसको फ्रेम कहा जा रहा है, इसको, इस चीज को कह रहे हैं फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम। समझ आया। ओके। तो जो भी हमारी केबल्स हैं या फिर वाईफाई में रेडियो वेव्स हैं, वो फ्रेम को कैरी कर रहे हैं। हम्म। और सोर्स ने फ्रेम भेज दिया अपना सारा इनकैप्सुलेट करके, सोर्स हेडर, डेस्टिनेशन हेडर, डेटा वगैरह, और फिर डेस्टिनेशन उसको रिसीव करेगा और उसको तोड़ वोड़ के आगे भेजेगा। हम्म। कह सकते हैं ऐसा, जैसा मैंने बोला। हाँ, अब देखो इसके बाद आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, देखो फिजिकल लेयर का काम होता है नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बनाना। इट इज डिफाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, इट इज डिफाइन द फिजिकल नेटवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह की टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, एक तो ये बता रहा है। दूसरी चीज ये बता रहा है कि भाई जो भी आप डेटा भेज रहे हो, जो ट्रांसमिशन कर रहे हो डेटा को, it is responsible for defining the mechanical and electrical specifications for the transmission medium। हम डेटा भेज रहे हो किससे, केबल के थ्रू, वायर के थ्रू, तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है उसके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करना। जस्ट लाइक जो हम डेटा भेज रहे हैं वायर के थ्रू जा रहा है, तो उसके वोल्टेज लेवल क्या होंगे, भाई करंट तो पास हो रहा है ना, डेटा जब डेटा पास होगा तो उसका करंट पास होगा वहां पे, भाई वायर में तो करंट ही पास होगा ना, तो उसके वोल्टेज लेवल क्या होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग +5 और -5 वोल्ट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर होती है यस। ना आपकी, उसमें तो एसी होता यस। है करंट, इसमें डीसी करंट होता है, तो इसमें वोल्टेज करंट चलता है, इसमें +5 -5, ठीक है। जो नेटवर्क ओके। केबल होती है ना उसमें ये करंट होता है, तो ये इतना कम करंट होता है कि अगर आप हाथ भी लगा लो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। राइट। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें करंट होता है। तो उसके वोल्टेज लेवल यहाँ डिफाइन करता है भाई कितना वोल्टेज करंट होगा जिससे कि डेटा कैरी करे। दूसरी चीज है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितना है, भाई सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिसाइड करेगा।
ठीक है ना। राइट। दूसरी चीज डेटा रेट्स, यानी कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है, कितनी स्पीड से डेटा कैरी हो रहा है। आप डेटा भेज तो रहे हो, लेकिन कितनी स्पीड से भेज रहे हो। डेटा रेट क्या है आपके, बैंडविड्थ कितनी है आपकी, वो डिसाइड हो रही है यहाँ पे। चौथी चीज फिजिकल कनेक्टर्स डिफाइन हो रहे हैं कि भाई आप RJ45 जैक यूज करोगे या कौन सा यूज करोगे। तो कनेक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। ये कनेक्टर के टाइप है, देखो EIA TIA 232, V35 ये केबल का टाइप है, ये लीज लाइन में यूज होती है केबल। EIA TIA 449, RJ45 जैक, ईथरनेट, ये सब क्या है आपके स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है ना। आपके कनेक्टर्स के टाइप हैं ये, कि भी किस टाइप का कनेक्टर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और इसका काम देखो, इसके अलावा देखो ये तो हो गया, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और इनकोडिंग द डेटा इनटू बिट्स, यानी कि ये क्या करता है, डेटा को बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। डेटा इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स। तो बिट जो होती है हमारी 1010 फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इसको रिसीव कर लेंगे। तो फिजिकल टू फिजिकल कनेक्शंस बनेगा आपका, ठीक है। और आपके जो ट्रांसमिट होंगी डेटा इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स, बाइनरी फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा फिजिकल लेयर पे। ये सारा काम फिजिकल लेयर का है। जब तक फिजिकल लेयर एस्टेब्लिश नहीं होगी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यस। ठीक है ना। अब देखो ये कैसे हो रही है, देखो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है और ये ईमेल एड्रेस सेंड करना चाहता है, ईमेल सेंड करना चाहता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा भेजेगा यहाँ पे। तो पहले डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा ही होगा। यस। तो देखो एप्लीकेशन लेयर वहां पे काम कर रही है, किसी एप्लीकेशन पे बैठ गया ये, ठीक है। उसके बाद इसने डेटा के फॉर्मेट रिप्रेजेंट किए, तो प्रेजेंटेशन लेयर काम करी। फिर यहाँ पे इसने सेशन बनाया, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन सेशन बनाया। तो इन तीनों लेयर में डेटा जो है वो डेटा फॉर्मेट में ही रहा। लेकिन जैसे ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो इसमें ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड हो गया, सेगमेंट हेडर ऐड हो गया। तो इसमें TCP और UDP प्रोटोकॉल ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जब ये सेगमेंट बनेगा तो डेटा से क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। इसमें TCP हेडर ऐड हो जाएगा या UDP हेडर ऐड हो जाएगा, अंदर डेटा है, ठीक है ना। तो इस टाइम इसको बोलेंगे PDU। ये क्या बनाएगा, एक PDU बनाएगा, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल और डेटा कंबाइन हो रहा है, इनकैप्सुलेट हो रहा है, तो इसको कहा गया प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और ये किस टाइप का है, ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो इसका नाम हो गया TPDU। TPDU यहाँ पे इसको बोलेंगे TPDU, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब देखो, अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे से सेगमेंट से एक बन गया पैकेट। जब ये पैकेट बनेगा तो नेटवर्क हेडर ऐड हो जाएगा, IP हेडर ऐड हो जाएगा इसमें, देखो, ठीक है। और देखो ये पूरा उतना का उतना ही है, ये पूरा पूरा जो है ये अंदर देखो सेम है उतना। डेटा और सेगमेंट इसके साथ ऐड है, और इसमें IP एड्रेस ऐड हो गया, देखो सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो इस पे इस तरह के यहाँ पे भी क्या बन गया, एक PDU बन गया, ये यहाँ पे PDU बन गया। इस PDU को बोलेंगे यहाँ पे NPDU, नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इसको बोलेंगे पूरे इसको, यानी कि पैकेट को बोलेंगे। सेगमेंट को बोला जाएगा TPDU, पैकेट को बोला जाएगा NPDU। ये पैकेट है आप। उसके बाद ये पैकेट से बनेगा फ्रेम। जब ये पैकेट से फ्रेम बनेगा तो यहाँ पे देखो फ्रेम हेडर ऐड हो जाएगा और इसमें ट्रेलर भी ऐड हो जाएगा। दो चीजें ऐड होंगी इसमें, हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड होंगे इसमें। हेडर जो होगा उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। ट्रेलर में फ्रेम चेस्ट सीक्वेंस FCS होगा, पैरिटी होगी और CRC होगी। ये तीनों चीज इसके अंदर होगी, ठीक है ना। और देखो ये पूरा NPDU इसके अंदर है, देखो ये पूरा इसके अंदर है, इतना पार्ट।
बस इसमें ये दोनों चीजें ऐड होंगी, इसको कहा जाएगा फ्रेम। यस। ठीक है ना, इसको कहा जा गया फ्रेम। यहाँ पे भी ये देखो पीडीयू बना रहा है, पीडीयू, तो यहाँ पे इसका नाम होता है बीपीडीयू, बीपीडीयू। ओके। इसको कहते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, या इसको डीपीडीयू भी कहते हैं, डेटा लिंक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, ओके। क्योंकि जो आपका स्विच है ये इस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर, और स्विच क्या करता है, मैसेजेस सेंड करने के लिए बीपीडीयू मैसेजेस सेंड करता है, इसलिए इसका नाम बीपीडीयू भी पड़ गया। ठीक है, ओके। या आप इसको डीपीडीयू भी कह सकते हो, डेटा लिंक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फ्रेम से बना बिट्स, फ्रेम से क्या बना, बिट्स बना। तो जब बिट्स। फ्रेम से बिट्स बनेगा तो ये सारे हेडर डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सारे हेडर क्या हो अच्छा। जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और डेटा कन्वर्ट हो जाएगा बिट्स फॉर्मेट में एट द रिसीविंग एंड। तो एक साइड से हेडर ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से ये सारे डिसॉल्व होते जाएंगे, लास्ट में सारे हेडर डिसॉल्व हो जाएंगे और डेटा रिसीव हो जाएगा। बात समझ आई? यस। तो सारा जब बाहर निकलता है, ट्रांसफर होता है डेटा, तो फ्रेम बिट्स, सारा जो फ्रेम हमने देखा है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ इंक्लूडिंग हेडर्स और ट्रेलर्स, एवरीथिंग, डेटा हाँ, वगैरह वो सारा, सारे डिसॉल्व हो जाएगा और लास्ट में बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। और फिर रीजनरेट होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। देखो अगला स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एक तरफ से हेडर ऐड होते जा रहे हैं, और जैसे फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा यहाँ पे डिसॉल्व कर देगा सारे हेडर्स को, और लास्ट में डेटा रिसीव हो जाएगा। जी। ये देखो, ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी लेयर्स काम करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। अब देखो एक दूसरा मॉडल है, ये तो ओएसआई मॉडल था, एक दूसरा मॉडल है जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। ओके। टीसीपी आईपी मॉडल, ये टीसीपी आईपी मॉडल में 7 लेयर ना होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेयर होती है, मतलब 7 ना होके यहाँ 4 ही लेयर होती है। ठीक है, देखो पहली लेयर जो होती है इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर या प्रोसेस लेयर। ठीक है, इस लेयर में तीनों लेयर कंबाइन होती है आपकी। पहली हो गई एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। ये तीनों लेयर सेशन। को मिला के, इन तीनों लेयर को मिला के इन्होंने बोला एप्लीकेशन लेयर। ये इसमें तीनों लेयर मिक्स हो गई आपकी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। क्योंकि इसने कहा कि जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो साथ में साथ डेटा को भी क्रिएट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट। साथ में क्या है, एप्लीकेशन एक सेशन भी क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों चीज एक साथ होती है, इसलिए इन्होंने कहा कि तीनों चीज कंबाइन होती हैं और ये अलग नहीं है, इसलिए इसको इसका नाम दिया प्रोसेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरी लेयर हमारी जो होगी वो होगी ट्रांसपोर्ट लेयर। ये देखो, या इसका नाम इन्होंने कहा होस्ट टू होस्ट लेयर। तो ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई। यहाँ पे काम वही है इसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का, जी। टीसीपी और यूडीपी काम करेंगे यहाँ पे भी। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रिलायबल ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर का हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर का नाम बदल के हो गया इंटरनेट लेयर। इंटरनेट। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हम लोग टीसीपी आईपी ही यूज करेंगे रिलायबल ट्रांसपोर्ट के लिए,
जब हम लोग इंटरनेट यूज करेंगे तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ही यूज करेंगे, इसलिए इन्होंने कहा इसका नाम इंटरनेट लेयर है। तो ये इसका नाम, नेटवर्क लेयर का नाम क्या रख दिया इन्होंने, इंटरनेट लेयर। क्यों? इंटरनेट लेयर। क्योंकि इन्होंने कहा टीसीपी आईपी हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए। जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो टीसीपी आईपी ही काम करता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपकी तीसरी लेयर हो गई। और अब लास्ट बची डेटा लिंक प्लस फिजिकल, इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने बना दी नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। क्योंकि इन्होंने कहा डेटा लिंक और फिजिकल लेयर दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो इसमें 4 लेयर आ गई आपकी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने टीसीपी आईपी मॉडल लॉन्च किया था, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो यही आपका रियल वर्ल्ड मॉडल होता है। अच्छा, आजकल जो चल रही है वो टीसीपी आईपी मॉडल चल रहा है, नॉट एन ओएसआई मॉडल। बेस ओएसआई पे ही है ये भी, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए आपके। देखो टीसीपी सेगमेंट, टीसीपी सेगमेंट कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। टीसीपी सेगमेंट में देखो हमारे पास सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दोनों चीज डिफाइन होती है इसको, ठीक है। दूसरी चीज सीक्वेंस नंबर डिफाइन होता है यहाँ पे, कि भाई किस सीक्वेंस का सेगमेंट है ये, तो वहां पे सेगमेंट नंबर डिफाइन है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट नंबर, क्योंकि टीसीपी है तो रिलायबल ट्रांसपोर्ट होगा, यानी एक्नॉलेजमेंट भी देगा, यानी कि एक्नॉलेज नंबर भी ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसमें देखो यहाँ पे अंदर डेटा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस बिट होती है, ये फ्यूचर यूज के लिए होती है, ये रिजर्व होती है ऑप्शन बिट्स, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। इसके अलावा देखो अगर किसी बिट में एरर है तो वो चेकसम, उसे कहते हैं चेकसम, तो उसको डिफाइन करते हैं। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे चेकसम बिट के अंदर वो डिफाइन होता है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए चेकसम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे फ्लैग्स होते हैं, अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का मतलब होता है डेटा को इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना। तो अर्जेंट फ्लैग अगर लगा हुआ है तो इमीडिएटली प्रोसेस होगा वो, ओके। उसमें देर देर नहीं होगी, उसमें वो इमीडिएटली प्रोसेस करना पड़ेगा उस पैकेट को। तो अर्जेंट फील्ड इसीलिए यूज होता है, ठीक है। विंडोइंग फील्ड, विंडोइंग फील्ड बताता है कि उसका बफर का साइज कितना है, ये विंडो फील्ड बताएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आईपी वर्जन, ये आपका टीसीपी यूज हो रहा है तो टीसीपी हेडर का लेंथ कितना है। कुछ यहाँ पे देखो रिजर्व बिट होती है इसके अंदर और कुछ कोड बिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका टीसीपी सेगमेंट कहलाता है। ये स्ट्रक्चर मतलब जेनरिक है, डजंट मैटर कि हम ओसी वाला मॉडल में सेगमेंट की बात कर रहे हैं या टीसीपी में बात करेंगे, ये सिर्फ टीसीपी सॉरी ये सिर्फ टीसीपी आईपी स्पेसिफिक है नहीं नहीं, ये ये सेगमेंट, क्योंकि चाहे आप ओएसआई लेयर यूज करो या टीसीपी आईपी यूज करो, हाँ सेगमेंट जो जेनरिक है। बनेगा वो ओके, ऐसा ही होगा, ये पूरा ऐसा ही। स्ट्रक्चर ओके ऐसा ही होगा, ओके। ठीक है ना। हम्म। जबकि यूडीपी देखो, यूडीपी छोटा होता है, टीसीपी का सेगमेंट बड़ा होता है, जी। क्योंकि देखो यहाँ एक्नॉलेजमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसमें देखो सिर्फ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट से ही काम चलता है। तो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट यस। डिफाइन होगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे इसकी लेंथ डिफाइन होगी और चेकसम एरर के लिए होगा और अंदर डेटा होगा, बस इतना होगा। ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं?
ठीक है जी। ये आपका आईपी डेटाग्राम होता है, ये आपका आईपी डेटाग्राम है। डेटाग्राम। यानी कि आईपी पैकेट जो होगा, जो डेटा को ले जाएगा, वो किस तरह का होगा। देखो इसमें देखो आईपी वर्जन यहाँ डिफाइन होगा, आईपी वर्जन 4 है या 6 है। हेडर लेंथ, प्रायोरिटी फील्ड एंड टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी होगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्रैगमेंट ऑफसेट, ये एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफसेट, ठीक है। ये फ्लैग बिट्स होते हैं, इसमें अलग अलग फ्लैग होते हैं कि डेटा को अर्जेंटली ट्रांसमिट करना है तो आपका यूआरजी फ्लैग लगेगा, ठीक है, अर्जेंट अर्जेंट फ्लैग, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के फ्लैग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लैग डिफाइन होते हैं। टाइम टू ये लीव वैल्यू, ये सारी सेटिंग्स कहाँ पे डिफाइन होती है, जैसे फ्लैग्स, अर्जेंसी वगैरह, जांच? ये जब डेटा चलता है ना, डेटा चलता हाँ, है तो डेटा के अंदर ही रहता है सारा, ये हेडर पार्ट के अंदर है, ये सारा चीज हेडर पार्ट के अंदर होता है। हेडर पार्ट के अंदर। ओके। हाँ, ठीक है ना। प्रोटोकॉल का नंबर ओके। वर्जन कौन सा है, प्रोटोकॉल का नंबर कितना है, वो यहाँ पे होगा। हेडर चेकसम, अगर हेडर में कोई एरर है तो यहाँ डिटेक्ट हो जाएगी। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेटा, ये पूरा हेडर पार्ट के अंदर है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, हेडर के अंदर है ये पूरा। ओके। और ये आपका डेटा पार्ट है। डेटा। तो ये इस तरह का होता है, देखो ये पूरा ऐसे है। ये आपका डेटा हो गया और ये हेडर हो गया। तो ये हेडर के अंदर ये इतनी सारी चीजें रहती है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द जो चीज काम की है वो यही है, आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है ना। बाकी ये तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज ऐड रहती है, जनरेट। ओके। ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगी ये सारी चीज। बस इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लग जाएगा और अंदर डेटा रहेगा और ये फिर काम करेगा, डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ठीक है। एक और प्रोटोकॉल हमारे पास है यहाँ पे, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो होता है, ये देखो इसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसका काम होता है एरर मैसेज डिसाइड करना, एरर मैसेज ट्रैप कराना। तो इसके एक प्रोटोकॉल है पिंग। जब हम लोग पिंग करते हैं ना, ओके। तो पिंग इज ए यस। पार्ट ऑफ आईसीएमपी। पिंग इज ए पार्ट ऑफ आईसीएमपी। पिंग को कहते हैं पैकेट इंटरनेट गोफर, पिंग। अच्छा। तो ये क्या करता है, इको रिप्लाई देता है। ये क्या करता है, हमें इको रिप्लाई देता है। जब लोग पिंग करते हैं ना, अगर वहां से इको आ रही है, इको आ रही है, तो ठीक है, लाइव सिस्टम क्या है, लाइव है। अदर्स क्या है, सिस्टम ऑफलाइन में है। ऑफलाइन। अगर आपको बोला डेस्टिनेशन अनरीचेबल, यानी कि ऑफलाइन है सिस्टम। अगर रिप्लाई आ गई या इको रिप्लाई दे दिया उसने, तो इसका मतलब सिस्टम लाइव है, सिस्टम काम कर रहा है। तो आप पिंग करके चेक कर लेते हो कि सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब ये तो आप डेटा भेजते हो। तो उसके लिए आप पिंग पैकेट भेज के देखते हो पहले। पिंग पैकेट भेजोगे और पिंग वहां से रिप्लाई लेके आएगा। तो अगर रिप्लाई लेके आ गया यानी कि लाइव है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इतने तरह के मैसेजेस देता है, ठीक है। जैसे डेस्टिनेशन अनरीचेबल, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम, सबनेट मास्क रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट, इको, इको रिप्लाई, तो इंफॉर्मेशन ये रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन रिप्लाई। डिफॉल्ट में यूज होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी हमने जो पैकेट भेजा जो बाय डिफॉल्ट उसमें यूज हो रहा है, कि जहाँ फिर ये तभी यूज होता है जब मैं अपनी मशीन से पिंग करूँ किसी चीज देखो को? अगर ये को था। अगर राउटर से पास होके जा रहा है तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल बोलेगा। अगर उसका गेटवे ओके। रीच नहीं कर रहा है तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये गेटवे अनरीचेबल के लिए होता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। लेकिन आप अगर सेम नेटवर्क पे किसी पीसी को पिंग कर रहे हैं तो आप तो वहां पे आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, आरटीओ आ जाएगा। ओके। ये सेम नेटवर्क पे तो आता है आरटीओ। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क पे गेटवे को रीच कर रहे हो तो ये आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। आपका राउटर रीच नहीं अनरीचेबल। कर रहा है उस चीज, गेटवे रीच नहीं है आपका, ठीक है ना। अदरवाइज तो आरटीओ आता है आपका, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर सिस्टम लाइव है तो ओके। इको रिप्लाई कर देगा वो वहां से।
तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के अलग अलग क्या है मैसेज आते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनरीचेबल आता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल या आरटीओ आता है, आरटीओ आता है। ठीक है। बाकी में इको आएगा, ठीक है। कहीं पे सबनेट मास्क प्रॉब्लम आती है तो ये आता है, सबनेट मास्क मैच नहीं करता तो सबनेट मास्क रिक्वेस्ट आता है, राइट। ठीक है। कुछ आपने क्राफ्टेड पैकेट भेजे हैं, कुछ पैकेट क्या क्राफ्ट करके भेजे हैं, बना के भेजे हैं, तो उसमें अगर कोई एरर होती है तो पैरामीटर प्रॉब्लम्स आती है वहां पे, ठीक है। टाइम एक्सीड कब आता है कि जब आप पैकेट भेजते हो और सही टाइम पे वो रिसीव नहीं हो पाता, तो टाइम एक्सीडेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है जो अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है, ट्रबल शूटिंग के लिए। यस, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा देखो एक और प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है, एआरपी प्रोटोकॉल। ARP protocol is address resolution protocol, is used to resolve known IP to MAC address, यानी कि जिसका हमें IP एड्रेस पता है उसका MAC एड्रेस भी पता कर सकते हैं। ओके। तो हर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ARP ब्रॉडकास्ट चलता है। ये देखो ये कह रहा है डज एनीवन नो द MAC एड्रेस ऑफ दिस IP, ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये इसको पिंग करेगा। जैसे ये पिंग करेगा ये इसके आईपी के रेस्पेक्टिव अपना मैक एड्रेस डिस्क्लोज कर देगा इसको, ठीक है। ओके। मैंने इसको पिंग किया और ये क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस डिस्क्लोज कर देगा इसको। तो ये क्या करेगा, अपनी एआरपी टेबल में इसको ऐड कर लेगा। तो ये हर कंप्यूटर में बनती है, जब हम लोग नेटवर्क पे होते हैं तो एक एआरपी टेबल बनती है। एआरपी टेबल को देख सकते हो, एक कमांड होती है CMD में जाके आप यहाँ कमांड चलाओगे ARP-A, ये ARP टेबल बन गई ARP-A। ये देखो ARP, देखो ये वाला इंटरफेस है मेरा, इसमें देखो ये इस आईपी एड्रेस के रेस्पेक्ट इसका मैक एड्रेस है, ये देखो देखो इस आईपी के रेस्पेक्टिव ये मैक एड्रेस है, यानी कि जिस आईपी को मैं कम्युनिकेट कर पा रहा है उसका मैक एड्रेस भी देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये विद इन सेम नेटवर्क हम पता कर सकते हैं, राइट? जिस नेटवर्क पे हम हैं, हाँ अगर दूसरा नेटवर्क है तो उसका नहीं पता चलेगा, राइट? हाँ, चल सकता। ओके। उसका भी पता लग जाएगा, अगर रिक्वेस्ट जारी है वहां तक तो पता लग जाएगा। ओके, अगर राउटर वगैरह लगा हुआ है तो। हाँ, अगर राउटर वगैरह लगा हुआ है, आरप रिक्वेस्ट जा पा रही है तो आप पता लगा सकते हो। तो ये एआरपी टेबल देखने के लिए कमांड होती है ARP-A, ये अपने कंप्यूटर में डाल के चेक कर सकते हो उसको। तो ये हर कंप्यूटर मेंटेन करता है, जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे जितने लैन कार्ड लगेंगे सभी के लिए अलग अलग ARP सभी टेबल के लिए। बनेगी। ओके, तो स्विच तो नहीं करता होगा, क्योंकि स्विच तो आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि यहाँ स्विच का भी, स्विच में भी ये होता है। देखो ये कंप्यूटर के अंदर बनेगी टेबल, स्विच के अंदर नहीं बनेगी। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही बनेगी ना। ओके। हाँ, ठीक ओके। है। इसका उल्टा होता है RARP, रिवर्स ARP। ये क्या करता है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस बताता है। ये क्या करता है, अच्छा। मैक एड्रेस, अगर मैक एड्रेस पता है तो आईपी एड्रेस पता कर लेगा। तो इस तरह का जो होता है, इसके लिए हमें एक RARP सर्वर बनाना पड़ता है या मैक एड्रेस को बाइंड करना पड़ता है। तो हम मैक एड्रेस को उसके आईपी के साथ बाइंड कर देते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो सर्वर क्या कहता है कि आपका मैक एड्रेस ये है, तो इसके रेस्पेक्टिव आपका आईपी ये होगा। तो मैक के रेस्पेक्टिव उसका आईपी बता देता है वो। तो ये ARP अच्छा। RARP का काम है, यानी कि रिवर्स ARP। ARP तो क्या करता है, आईपी टू मैक बताता है, ये मैक टू आईपी बताता है, ठीक ये है। भी कॉमन इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल है कि यहाँ हम ज्यादा एआरपी ही यूज करते हैं, मतलब? नॉर्मली तो ARP यूज करते हैं, RARP तो ओके रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। जैसे DSCP में आप रिजर्वेशन यूज करते हो, तब जी। RARP काम करेगा। तो ये दोनों इनबिल्ट होते हैं, मतलब कि हमें स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है इस चीज को वो देखो अनेबल करने के लिए कि? ARP तो ऑटोमेटिक होता है, ओके। ठीक है, लेकिन RARP के लिए आपको एक सर्वर अलग बनाना पड़ता है। सर्वर। हाँ, ओके ओके, यस।
इसके लिए कोई कमांड नहीं चलती, ये सर्वर बनाना पड़ता है तब ये काम करेगा। अगर मैक एड्रेस ओके। रजिस्टर्ड है या बाइंड है तभी ये काम करेगा। आपको वो पता होना चाहिए मैक एड्रेस। हाँ, ओके। ठीक है ना। वो रिवर्स लुकअप जैसा हो गया ना ये तो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आईपी एड्रेसिंग करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई होगी। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें जो नहीं पता थी वो हाँ, समझ आई हैं।